तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना क्योंकि सक्सेस जंक्शन जाना ही जाता है अपने डिटेल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके मेरे भाई। इसके बाद में जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक की जो वैकेंसी आ रही है उसकी भी तैयारी हम करवाने वाले हैं। बाकी अगर आपका अगले किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर जरूर से जरूर सेंड किया कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं जीके जीएस साइंस करंट अफेयर से। आज का पहला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था कि अब आप लोग हिंदी भाषा को जो है प्रयोग में लाएंगे? तो यह है 1925 का कानपुर अधिवेशन। आइए देख लेते हैं। तो कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन में हिंदी को संचार की भाषा बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था जिसे गांधी जी ने प्रोत्साहित किया था, लेकिन इसे अनिवार्य करने के बजाय राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए प्रयास के रूप में देखा गया था। हालांकि बाद में संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया, लेकिन अंग्रेजी को भी जारी रखने की अनुमति दी क्योंकि हिंदी को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा बनाने पर दक्षिण राज्यों एवं अन्य लोगों का विरोध था। मतलब कि हिंदी जो है वो ज़्यादातर उत्तर भारत में बोली जाती थी, दक्षिण भारत में वही तमिल, तेलुगु और मलयालम वगैरह चलती थी। तो उन लोगों का थोड़ा सा विरोध था कि इसको जो है आप राष्ट्रीय भाषा नहीं बना सकते हैं, आधिकारिक भाषा बना दीजिए। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में इसको आधिकारिक भाषा बनाने पर जोर दिया गया था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आज भी ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि कार्यकाज की और जो है राजकीय भाषा इसको दर्जा दिया गया है हिंदी को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1925 के कानपुर अधिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी के प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिंदी और उर्दू का मिश्रण हिंदुस्तानी को अपनी कार्यवाही की भाषा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन यह पूरी तरह से अनिवार्य नहीं था, अनिवार्य नहीं किया गया था, लेकिन हिंदी को बनाने के बारे में चर्चा इसी अधिवेशन में की गई थी। 1949 की जो संविधान सभा थी उसमें क्या हुआ, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक है, तो भारत की राजभाषा मानी गई है हिंदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि जिस तरह से एमपी आबकारी और एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में शुक्ला सर के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ने धूम मचाई थी, उसी तरह से एमपी एसआई के एग्जाम में भी अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली जो हमने लास्ट में मैराथन करा रखी है वहां से आपको बहुत प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जो 500 450 प्रश्न वाली मैराथन हमने हर सब्जेक्ट की करा रखी। ठीक है, तो 10 सब्जेक्ट आपको अभी प्राप्त कर आप चाहें तो अभी भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आगे आपका एग्जाम लगा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम हैं और इसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलने वाले हैं जितना अन्य किसी एग्जाम में नहीं आता होगा ना। एमपी ईएसबी के बाकी जो एग्जाम है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो गया, इन सब में भी इतने सारे सब्जेक्ट नहीं आते होंगे। तो आपको कंप्लीट 10 सब्जेक्ट के सुपर सिलेक्शन नोट्स, एमसीक्यू और मैराथन की पीडीएफ आपको मिलेगी 199 में नहीं, अभी आपको मात्र 159 रुपए में मिलने वाली है। ठीक है, इसमें ये सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलने वाले, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी और तर्क शक्ति, करंट अफेयर, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है जो आगे के भी एग्जाम में आपके काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सर समय कम बचा हुआ, हम केवल मैराथन करना चाहते हैं, तो जो मैराथन हमने करा रखी है, जैसे कि 500 प्रश्न हमने सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र के दे रखे हैं, 500 प्रश्न हमने हिस्ट्री के दिए हैं, 500 प्रश्न आपको ज्योग्राफी के दिए हैं, 550 प्रश्न हमने कंप्यूटर के दे रखे हैं, 350 प्रश्न हमने इंग्लिश के दे रखे हैं, 350 के लगभग प्रश्न हमने साइंस के दे रखे हैं। ठीक है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके 250, 300, 400, 450 ऐसे हमने प्रश्न करा रखे हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको मात्र 1 to 1 121 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ठीक है, तो आपको वो पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी, स्पेशल टॉपिक और जो है 500 प्रश्नों की पीडीएफ। ठीक है ना, तो अगर आप कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो मात्र 159 रुपये आपको इसी क्यूआर पर पेमेंट करना है, और अगर आप केवल पीडीएफ चाहते हैं तो 121 रुपये आपको जो मैराथन वाली पीडीएफ है उसके लिए पेमेंट करना है। इसी क्यूआर पर पेमेंट करके उसके बाद में आपको स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। हम आपसे यही कहेंगे कि 159 वाला कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लीजिए, उससे क्या होगी आगे के सभी एग्जाम में भी वो आपके काम आएगा क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे ना, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम में नहीं आते हैं। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो इस पर आप व्हाट्सअप करके जो है आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं ना। और जो क्यूआर से पेमेंट ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं, इसी पर आप व्हाट्सअप करना, कहना सर हमें फ़ोन पे नंबर दे दो, तो फ़ोन पे नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी पेमेंट करके आप अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे।
चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। गरुड़ युद्ध अभ्यास के बारे में पूछा गया है कि गरुड़ युद्ध अभ्यास किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। तो ये 16 नवंबर से शुरू होकर के 16 नवंबर 2025 को फ्रांस में गरुड़ युद्ध अभ्यास आरंभ किया गया था। चलिए देखिए, तो गरुड़ युद्ध अभ्यास 2025 जो भारत और फ्रांस के बीच में वायुसेना का द्विपक्षीय अभ्यास है, 16 नवंबर 2025 को फ्रांस में शुरू हुआ और 27 नवंबर तक चला। जबकि भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास ये 3 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था। तो दोनों, अगर आपसे केवल गरुड़ पूछा है तो आप बताएंगे 16 नवंबर 2025, अगर आपसे गरुड़ शक्ति पूछा है तो आप बताएंगे 3 दिसंबर 2025। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो अगर गरुड़ 2025 की बात करते हैं तो ये भारत और फ्रांस के बीच में वायुसेना अभ्यास है, 16 नवंबर 2025 को हुआ। समाप्ति इसकी 27 नवंबर 2025 को हुई है। और नवंबर और दिसंबर की ही करंट अफेयर आपसे पूछ रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, स्थान क्या था, तो मॉन्ट डे मार्सन एयरबेस फ्रांस में इसको आयोजित किया गया। उद्देश्य है दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच सामरिक कौशल और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं गरुड़ शक्ति की, तो गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये 3 दिसंबर 2025 को चालू हुआ था, 12 दिसंबर 2025 को समाप्त हुआ था। स्थान देख लीजिए, बकलोह हिमाचल प्रदेश भारत में इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य भी देख लीजिए लगे हाथ, आतंकवाद विरोधी वातावरण में विशेष बलों के बीच समझ और सहयोग को मजबूत करना, यह इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य था। तो दोनों युद्धाभ्यास आपके कंप्लीट हो गए हैं। हालांकि युद्धाभ्यास के ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं, परसों ही हमने अपलोड की थी। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। मेसोपोटामिया से एक जो है स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछा गया था कि सर टिग्रिस नदी वगैरह कुछ दिया गया था, स्टेटमेंट जो है बताया गया था नदी से संबंधित मेसोपोटामिया। तो चलिए मेसोपोटामिया के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं। देखो ये क्या है, जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं वो किसी को याद नहीं रहते हैं ना। अब 4-4 स्टेटमेंट आप नहीं याद कर पाओगे, है ना। तो बस थोड़ा सा एक की पॉइंट याद रहता है, सर मेसोपोटामिया से पूछा गया था और आगे भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। मेसोपोटामिया, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, मुख्य रूप से टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस फरात नदियों के बीच विकसित हुई है। जहां टिग्रिस नदी इसके पूर्वी हिस्से और यूफ्रेटस नदी जो है पश्चिमी हिस्से में बहती थी, जो इस सभ्यता के लिए सिंचाई और जीवन का आधार था। ठीक है, तो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों का महत्व जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। ये क्या है, जीवनदायिनी नदियाँ हुआ करती थी, जल का स्रोत यही हुआ करता था भाई। जैसे अपने हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे किनारे फैली थी। सिंधु नदी उसके लिए पानी वगैरह जो है उपलब्ध कराती थी, है ना। उसी तरह से जो मेसोपोटामियन सभ्यता थी, इस ये जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे फैली हुई थी। तो पूरा वही सिस्टम चलता था। सिंधु नदी, जिस तरह से सिंधु सभ्यता अपनी जो है सिंधु नदी के किनारे थी, उसी तरह से वो टिग्रिस नदी के किनारे मेसोपोटामिया थी। ठीक है, तो वही सारा काम रहेगा। जल स्रोत, ये नदियाँ जल का स्रोत रहेंगी, परिवहन भी उपलब्ध कराएंगी, बाकी संसाधन जैसे मछली और जलीय पक्षी भी यहाँ से मिलते थे। मिट्टी के बर्तन व ईंटें भी इसी के द्वारा बनाई जाती थी। तो ये कुछ हेल्प करते थे। तो ये स्टेटमेंट बना करके आपसे आज ये प्रश्न पूछा गया था मेसोपोटामिया के बारे में। चलो अगला प्रश्न देखो, न्यायिक पुनरावलोकन कौन सी अनुसूची पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन भी बता दिए उन्होंने, 9, 8, 10 और 7 कौन सी अनुसूची पर नहीं लगेगा। तो पहले ही आपको बता रखा है कि भैया 9वीं अनुसूची जो है इस पर न्यायिक पुनरावलोकन लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। इसको लाया क्यों गया था, तो बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। जब हम आपको सिविक्स के सुपर मैराथन करा रहे थे तभी बताया था कि भैया अगर भारत में विकास कार्य करवाना है तो 9वीं अनुसूची को लागू करना पड़ेगा। और अगर 9वीं अनुसूची पर न्यायिक पुनरावलोकन होगा तो फिर वही बात फंस जाएगी भाई। मान लीजिए भारत सरकार हाईवे बना रही है, बीच में आपका किसी का भी घर पड़ रहा है। अब ये घर तोड़ने के लिए अगर इसको तोड़ने जाते हैं तो फिर जो मालिक है वो कहाँ पहुंच जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा, फिर ये काम लटक जाएगा। इसीलिए कहा गया भैया 9वीं जो अनुसूची है इस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये घर हटा दिया जाएगा, इसके बदले में जितनी उसकी घर की प्राइस होगी उसका 2 गुना 3 गुना पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पे रखना है। चलिए पूरा समझा देते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू मुख्य रूप से 9वीं अनुसूची पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इस अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद अब यह भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीमित न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया है। लेकिन दिए गए विकल्पों में सबसे सटीक उत्तर यही होगा, ऊपर जितने विकल्प दिए गए हैं उनमें सबसे सही उत्तर यही होगा कि जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची को न्यायिक पुनरावलोकन में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसको आप जो है सुप्रीम कोर्ट में दावा इसके खिलाफ नहीं कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा गया भारत ने 2014 से 2025 तक कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। सर ये 2014 से ही क्यों पूछा है, तो आपको पता है 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, तो तब से 2025 तक लगातार सरकार बनी है। तो अपनी बातों को उजागर करने के लिए इन्होंने यही प्रश्न पूछा कि 2014 से 2025 तक कुल मिलाकर के बीजेपी के टाइम पर कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। तो लगभग 400 से लेकर के 460 प्लस सैटेलाइट लॉन्च किए हैं।
चलिए देखिए, तो 2014 से 2025 के अंत तक भारत ने कई उपग्रह लॉन्च किए हैं। आंकड़ों के अनुसार 2014 से अब तक 400 से 460 प्लस रेंज में उपग्रह लॉन्च हुए हैं, जिनमें कई विदेशी उपग्रह भी शामिल हैं और इस अवधि में 50 प्लस सफल मिशन भी हुए हैं, जिसमें भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम तेजी से बढ़ा है, खास करके प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में। ठीक है, ये प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल है, इसीलिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। मुख्य बातें देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो देखिए, विदेशी उपग्रह 2023 तक भारत ने 36 देशों के लिए 434 उपग्रह लॉन्च किए थे, जिनमें से अधिकांश जो है वो 2014 के बाद में हुए हैं। कुल मिशन 2014 से 2025 के बीच में इसरो ने 58 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं, जिसमें अपना चंद्रयान वाला भी मिशन शामिल हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, ये सब जो है इसी टाइम पर किए गए हैं। बढ़ती दर, पिछले 10 सालों में भारत प्रति वर्ष लगभग 52 उपग्रह लॉन्च कर रहा है, जबकि यह दर पहले कम हुआ करती थी, लेकिन अब जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम काफ़ी तेजी से बढ़ा है 2014 के बाद में। चलिए, अगर हम रिसेंट की बात करते हैं, करंट अफेयर की दृष्टि से, तो हालिया लॉन्च 2025 की अगर हम बात करते हैं, तो 29 जनवरी 2025 को NVS-02 के साथ श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण हुआ है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं भैया 100वां प्रक्षेपण कहाँ से हुआ है, तो श्रीहरिकोटा से हुआ है 29 जनवरी 2025 को। और 2025 के अंत तक और भी लॉन्च होने वाले हैं, जैसे कि NVS-03 हो गया, 04 हो गया, 05 हो गया, इनको लॉन्च करने की भी योजना बनाई गई है। ये 100वां प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा वाला आपसे पूछा जा सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस तरह का संविधान है? ऑप्शन में दिया था, आलिखित है, कठोर है, लचीला है, कैसा है? तो आइए देख लेते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बनाकर ही पूछा गया था। देखिए, तो भारतीय संविधान ना तो पूरी तरह से कठोर है, ना ही पूरी तरह से लचीला है, या कठोर और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण है। इसी तरह से ऑप्शन में भी दिया गया होगा, जिसमें कुछ हिस्सों को साधारण बहुमत से बदला जा सकता है, यानी वो लचीले होते हैं, और कुछ को विशेष बहुमत या फिर राज्यों के अनुसमर्थन से बदला जा सकता है, यानी कि ये वाला कठोर हो जाएगा। भाई अगर नॉर्मली आप बदल ले रहे हो तो लचीला हो गया, लेकिन बदलने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ रही है तो ये कठोर हो गया। यह एक लिखित संविधान है, जो दुनिया के सबसे लंबे और विस्तृत लिखित दस्तावेजों में से एक है। इसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के संविधानों की विशेषताएं भी शामिल हैं। ये तो आपको पता ही है, भारतीय संविधान जो है कई देशों के संविधान से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो आप इसको आराम से पढ़ लेना। देखो ऐसे रोक करके आराम से पढ़ लेना। अगर देखो पूरा पढ़ाएंगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा ना, लेकिन मैटर हम आपको पूरा देते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आप हर चीज़ को समझ सकें। जब इसकी PDF आप लेंगे, जब नोट्स लेंगे, तो आपको PDF मिलेगी इसके साथ में ही, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। कठोरता भी है इसमें, लचीलापन भी है, और अंशता भी, यानी कि थोड़ा सा कठोर है, थोड़ा सा लचीला है, तो ये आप पूरा इसमें पढ़ सकते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है देवनागरी लिपि। ये कैसी लिपि है? तो ये देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों प्रकार की लिपि है। देखिए, देवनागरी एक अक्षरात्मक और ध्वन्यात्मक लिपि है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये ध्यान रखना, बाएं से दाएं लिखी जाती है, जिसमें स्वरों और व्यंजनों की व्यवस्थित रचना होती है, और अक्षरों के ऊपर एक क्षैतिज रेखा, जैसे ये है ना, जैसे आपने लिख दिया कि राम, राम लिखा, अब एक क्षैतिज रेखा कर देंगे। ठीक है, तो ये विशेषता होती है देवनागरी लिपि की, और बाएं से दाएं की तरफ इसको लिखा जाता है जैसा अपन लिखते हैं। ठीक है, जिसमें यह वैज्ञानिक और स्पष्ट बनती है, और संस्कृत, हिंदी, मराठी जैसी भाषाओं में प्रयोग होती है। यह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। ध्यान रखना, कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। भारत और नेपाल की आधिकारिक लिपियों में से यह एक है, तो दोनों देशों की यह आधिकारिक लिपि है। चलो आगे बढ़े। अगला पूछा है, देखो ज्योग्राफी से पूछा है। लोग कह रहे हैं सर ज्योग्राफी के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। देखिए ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे कि नहीं पूछे, है ना? तो सारी PDF आपको पढ़नी है, जितनी भी 500 वाली ज्योग्राफी के हमने साथ 550 प्रश्न दिए हैं, तो वो भी आपको पढ़ना। जिन लोगों ने नोट्स लिए ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कितनी वर्षा होती है? तो 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में आमतौर पर 70 से 200 सेंटीमीटर, लगभग 28 से 29 इंच तक की वार्षिक वर्षा होती है, जो वर्षा के आधार पर आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित होती है। इन वनों के पेड़ शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जैसे कि भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर कैसे वन होते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। ठीक है, वर्षा की सीमाएं देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो पर्णपाती वन है, यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन है, यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, तो दोनों का आपको ध्यान रखना। अगर टोटल बात करें, एक एवरेज बात करें, तो 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में होती है। ठीक है भाई, चलो देखो, ये कोयला वाला बहुत पूछ रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं। कभी नदियां पूछ लेते हैं, कभी क्षेत्र पूछ लेते हैं। आज पूछा है कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। 4 राज्यों के नाम दिए गए थे, उसमें एक झारखंड वगैरह भी था। तो चलो पूरे राज्य देख लेते हैं, इनमें से ही दिया गया होगा। ठीक है, देखो, तो भारत के कोयला क्षेत्र में मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही होगा।
इसके अलावा मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी फैला है। लेकिन बेसिकली बात करते हैं तो ऊपर के 4 राज्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो झारखंड के धनबाद में पाया जाता है। ये पहली शिफ्ट में पूछा था पहले दिन कि कोयला राजधानी भारत की किसको कहते हैं, तो धनबाद शहर को कहते हैं जो झारखंड में है। चलो, जहाँ कोयला भंडार और उत्पादन दोनों में अग्रणी है। इसके अलावा भी देखो अगर थोड़ा थोड़ा और कहाँ कहाँ मिलता है तो आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, अरुणाचल हो गया, इन प्रदेशों में थोड़े थोड़े जगह पर जो है कोयला मौजूद है। अगर नदियों की बात कर लें तो दामोदर, महानदी, गोदावरी, ये नदियाँ भी पूछा था कल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था भैया कौन कौन सी नदियां हैं जो कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो ये तीनों नदियां हैं जो कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो कोयला को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। लोहा, कोयला, अभी कोयला से ज़्यादा पूछ रहे हैं। अगर हम झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में झरिया है जो सबसे बड़ा कोयला है। बोकारो, गिरिडीह, धनबाद ये झारखंड में है। उड़ीसा में तलचर है, रामपुर है, हिमगिरी है। ये भी पूछ सकते हैं ना कि कोयला खदानें कौन सी कहाँ पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोरबा, ये पूछी गई है। कोरबा, विश्रामपुर, सोनहत और ये हसदो, अरंड, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। स्टार मार्क कर लो, ये पूछा जा सकता है सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा, पश्चिम बंगाल का रानीगंज। मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, सुहागपुर है, उमरिया है, सतपुरा है। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी किसको कहते हैं, सिंगरौली को कहते हैं, ध्यान रखना। तेलंगाना में सिगरेनी है, कंटापल्ली है। महाराष्ट्र में भी थोड़े बहुत कोयला भंडार आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो अगला देखते हैं। प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा स्पीड को तेज रखेंगे ना, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। G20 में साउथ अफ्रीका ने कब से कब तक अध्यक्षता की थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो भैया 1 दिसंबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 से नवंबर 2025 तक इसने अध्यक्षता की थी। कैसे, देखिए दक्षिण अफ्रीका ने 1 दिसंबर 2024 से नवंबर 2025 तक G20 की अध्यक्षता संभाली और जोहानसबर्ग में 20वें शिखर सम्मेलन जो कि नवंबर 2025 में हुआ है, इसकी इसने मेजबानी भी की है। ये G20 वाला शिखर सम्मेलन भी बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, कभी इसकी थीम पूछ लेते हैं। पहले दिन इसकी थीम पूछी थी, फिर पूछा कि ये कहाँ पर हुआ था, और आज पूछ लिया है कि किसने इसकी अध्यक्षता की थी, तो साउथ अफ्रीका ने की थी। ठीक है भाई, चलो, जो अफ्रीकी महाद्वीप का पहला G20 शिखर सम्मेलन था, इस दौरान पीएम मोदी भी शामिल हुए, जहां एकजुटता, समानता और स्थिरता थीम पर चर्चा हुई। तो थीम क्या रही है, ये थीम पहले वाले शिफ्ट में पूछा था, एकजुटता, समानता और स्थिरता, ये इस बार की थीम रही है। आगे भी पूछ सकते हैं। वैश्विक दक्षिण की आवाजें बुलंद हुई। अब अगर हम मुख्य बिंदु की बात करते हैं, देखो अध्यक्षता अवधि क्या रही है, तो 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक अध्यक्षता की है साउथ अफ्रीका ने। 20वां शिखर सम्मेलन था G20 का, जो नवंबर 2025 में जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। ठीक है, और देखो विशेषता, यह अफ्रीकी महाद्वीप पर होने वाला पहला G20 था। थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता इसकी थीम रही है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें भाग लिया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर इन्होंने कार्य करने के लिए कहा है सबको। ठीक है भाई, चलो 11 नंबर, थायराइड हार्मोन के अधिक स्रावित होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्टेटमेंट बना करके दिया था, तो देख लेते हैं। थायराइड हार्मोन के अधिक स्रावित होने पर हाइपरथायराइडिज्म से शरीर के कार्य तेज हो जाते हैं, जिससे वजन घटता है, भूख बढ़ती है, हृदय गति तेज होती है, पसीना ज़्यादा आता है, घबराहट और चिंता बढ़ती है, नींद में कमी, हाथ कांपना, मासिक धर्म में अनियमितता, हड्डियां कमजोर होना जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और मांसपेशियों में कमजोरी जैसे लक्षण दिखते हैं, क्योंकि यह चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म का बहुत जो दर होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और हृदय व अन्य अंगों पर भी दबाव डालता है। इस वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं अगर थायराइड ग्रंथि से हार्मोन ज़्यादा स्रावित होने लगे तो। आगे बढ़िए, चंडीगढ़ से मनाली, करंट अफेयर का पूछा गया भैया, चंडीगढ़ से मनाली और लेह तक जो बीआरओ ने रोड तैयार की है वह कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए, तो चंडीगढ़ से मनाली और लेह तक बीआरओ द्वारा तैयार की गई लेह मनाली राजमार्ग की ऊंचाई औसतन 4,000 मीटर यानी कि 13,000 फीट से अधिक है, और यह तांगलांग ला दर्रे पर लगभग 5,328 मीटर यानी कि 17,480 फीट तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर एवरेज ऊंचाई की बात करेंगे तो 13,000 ही मिलेगा। आपके ऑप्शन में 13,000 फीट या फिर 4,000 मीटर ऊंचाई दी गई होगी। ठीक है, और कुछ स्रोतों के अनुसार जो है 5,359 भी होता है, अधिकतम ऊंचाई तक ये जाता है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। और अटल सुरंग जैसे इंजीनियरिंग चमत्कारों से भी इसे सुगम बनाया गया है। अटल सुरंग भी इसी रोड पर स्थित है, बीआरओ ने तैयार किया। ठीक है, तो ऊंचाई और प्रमुख दर्रे देख लें। औसतन ऊंचाई 4,000 मीटर है यानी 13,000 फीट से अधिक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तांगला दर्रा है, जो लगभग 5,328 मीटर यानी 17,480 फीट पर है। ठीक है, अन्य प्रमुख दर्रे कौन से हैं, तो बारालाचला दर्रा है, नाकीला दर्रा है और लाचुंगला ये दर्रा है। ये थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहाँ से होकर के ये लेह मनाली वाला मार्ग गुजरता है। बाकी महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए हैं,
इनको भी आप थोड़ा सा वीडियो रोक करके देख सकते हैं, अटल सुरंग वगैरह के बारे में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर का एक प्रश्न और पूछा गया है। मैडिसन कीच ऑस्ट्रेलिया ओपन में इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? तो मैडिसन कीच ने महिला एकल में जीता है खिताब। ठीक है, यानी सिंगल्स में इन्होंने खिताब जीता है। देखिए, तो मैडिसन कीच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल यानी वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता, जो उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था, जिसमें उन्होंने फाइनल में आर्यना साबालेंका को 6-3, 2-6, 7-5 से इन्होंने हराया है। सिंगल्स में इन्होंने खिताब जीता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का महिला एकल खिताब जीता है, आर्यना साबालेंका को इन्होंने हराया है। अगला, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की स्थापना की थी। चलिए देख लेते हैं। तो हैदराबाद शहर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में की थी, जबकि हैदराबाद राज्य निजामों के अधीन की स्थापना निजामुल मुल्क आसफ जहाँ ने की थी। अगर पूछा जाए हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे निजाम उल मुल्क ने। अगर पूछा जाए हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी, तो कुली कुतुब शाह ने। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए हैदराबाद की स्थापना कर शहर के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह से है। कुली कुतुब शाह को ही माना जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो शहर के संस्थापक कौन है? कुतुब शाही वंश के शासक ने 1591 में मूसी नदी के तट पर, ध्यान रखना कौन सी नदी के किनारे है ये? मूसी नदी के किनारे है, हैदराबाद शहर बसाया, जो पुराने गोलकुंडा के स्थान पर पानी की कमी के कारण बनाया गया था। और राज्य के संस्थापक कौन है? तो निजाम उल मुल्क आसफ शाह, जिन्हें हम चिन किलिच खान भी कहते हैं। इन्होंने 1724 ईस्वी में हैदराबाद के स्वायत्त राज्य की नींव रखी थी, जो बाद में निजामों के अधीन आ गया था। दोनों में डिफरेंस है, आपको हमने बता दिया है। ठीक है भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भाई। लाइक क्यों नहीं करते हैं आप? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, तो और अच्छी बात हो जाएगी। अगला, कौन सी पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्रों का विकास किया गया था। कैसे, वो आइए देख लेते हैं। स्पीड अपनी ऑलरेडी तेज रहती है ना। देखिए, भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करने का कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूएई में ग्रीन कॉन्क्लेव, ये कब से शुरू हुआ था? ये 1 से 2 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था। आइए देख लेते हैं। दुबई में मुख्य ग्रीन कॉन्क्लेव, जो 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन था, 2025 था, ये 1 से 2 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य नवाचार और हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना था। इसके अलावा मई में भारत यूएई कॉन्क्लेव जैसे अन्य इवेंट भी हुए हैं, लेकिन ग्रीन कॉन्क्लेव के नाम से WGEC जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, जो 1 से 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमने थीम देख लीजिए, इसका थीम पूछ सकते हैं। स्थान इसका क्या है? स्थान है दुबई वर्ल्ड सेंटर पर हुआ था। सकारात्मक असर के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना, ये इसकी थीम रही है। 11वां हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन है, ये भी आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला है, कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ये है आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों यानी कि अर्धसैनिक बल हो गया, पुलिस हो गया, खुफिया एजेंसी हो गया, के मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो संसद को उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन और अनुशासन बनाए रखने के लिए इन अधिकारों को प्रतिबंधित संशोधित करने की शक्ति देता है, और इन पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसे ही आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, तो आपके मौलिक अधिकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म किए जाते हैं? क्योंकि अगर आप अपने मौलिक अधिकारों का मांग करने लगेंगे, तो भैया आप एक तरह से कह सकते हैं विद्रोह हो जाएगा सेनाओं में, है ना। तो मौलिक अधिकार अपने आप खत्म कर दिए जाते हैं अनुशासन बनाए रखने के लिए। इसीलिए आर्मी वगैरह में देखते हैं कि बहुत ज्यादा अनुशासन रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये भी आपका स्टेटमेंट वाला पूछा गया था कि इल्तुतमिश की रजत टंका, इल्तुतमिश ने जो है वो चांदी का टंका जारी किया था, याद ही होगा। शेरशाह सूरी का चांदी का रुपए का सिक्का, अकबर ने इन मुद्राओं के स्थान पर किसका प्रयोग किया था, या फिर इनके साथ में क्या किया था, चालू रखा था कि बंद कर दिया था? ये स्टेटमेंट बना करके पूछा गया था। आइए देख लेते हैं। तो अकबर ने इल्तुतमिश के चांदी के टंका और शेरशाह सूरी के चांदी के रुपए को जारी रखा, मानकीकृत किया, लेकिन उन्होंने अपनी मुद्रा प्रणाली में भी सुधार किया। अकबर ने मुख्य रूप से चांदी के रुपए को प्रमुखता दी, साथ ही सोने की असरफी मुहर और छोटे लेन देन के लिए तांबे के दाम का भी प्रयोग किया, जिससे शेरशाह सूरी की त्रिधात्विक प्रणाली को आगे बढ़ाया, जिसे बाद में इलाही और शाहरुखी जैसे सिक्कों को भी जोड़ा गया, पर रुपया जो है वो मुख्य आधार रहा था। ठीक है, इसी तरह स्टेटमेंट बना करके पूछा गया था कि भैया इन्होंने इसको बंद कर दिया, चालू रखा, या कम प्रयोग कर दिया, या ज़्यादा प्रयोग कर दिया। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इल्तुतमिश और शेरशाह के बारे में। इल्तुतमिश ने 13वीं सदी में शुद्ध चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था, जो सल्तनत काल की मुद्रा का आधार बने थे। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में क्या किया? इन्होंने इस प्रणाली को और सुधारा। चांदी का रुपया 178 ग्रेन, सोने की मोहर और तांबे का दाम चलाया, जो मुगल काल का आधार बनी थी। ठीक है, ये दोनों का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। अगला है
हिस्ट्री से पूछा गया है, कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? तो ये किया था इन्होंने 1815 में। देखिए, कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1821 में अपनी मृत्यु तक यह पद संभाला था। भारत के पहले सर्वेयर सर्वेक्षक थे। 1815 से 1821 तक ये रहे थे अपने इस पद पर। योगदान, उन्होंने भारत का पहला प्रमाणिक भौगोलिक मानचित्र बनाया और भारत के इतिहास और भूगोल से जुड़ी कई पांडुलिपि और अभिलेख एकत्र किए थे। ये इनकी विशेषता है, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े। अगला पूछा गया, भैया विधि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ये कौन करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो भारत के विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, जिसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को अध्यक्ष चुना जाता है, जो विधि मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। तो ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। जैसे कि पहले योजना आयोग हुआ करता था और आज नीति आयोग होता है, उसी तरह का ये आयोग है। देखो, तो मुख्य बातें देख लें। नियुक्ति करने वाला निकाय कौन है? केंद्र सरकार है। अध्यक्ष की योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो यहाँ पर जज भी आ सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय से अगर हैं तो केवल मुख्य न्यायाधीश ही आएंगे। जो चीफ जस्टिस होंगे उच्च न्यायालय के, वही बनेंगे। ठीक है। कार्य क्या है? कानून में अनुसंधान करना, सरकार के सुधारों पर सलाह देना। ठीक है। अब उदाहरण देख लीजिए, तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में अप्रैल 2025 में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्ति दी गई है। करंट का प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी हैं। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल रिसेंट वाला प्रश्न है ये। आगे बढ़िए। अगला, समशीतोष्ण वन कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। देखिए, समशीतोष्ण वन अलग अलग ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, लेकिन भारत में ये मुख्य रूप से हिमालय की ढलानों पर 15 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जहाँ ठंडी जलवायु होती है, अच्छी वर्षा होती है, जिसमें देवदार, ओक और स्प्रूस और रोडोडेंड्रॉन जैसे पेड़ पाए जाते हैं। ऊंचाई के आधार पर इनको बांटा गया है, जैसे कि आर्द्र समशीतोष्ण हो गए, ये 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। पर्वतीय समशीतोष्ण हो गए, ये 1800 से 3000 की जो है मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, आप आराम से रोक करके पढ़ लेना। चलो अगला देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, श्वेतांबर का उद्भव कौन सी जैन संगीति के बाद में हुआ था? श्वेतांबर और दिगंबर जानते हैं ना, ये जैन लोगों को जो है जैन लोगों ने डिवाइड किया है। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये पहली संगीति में इसका डिवीजन हो गया था। श्वेतांबर संप्रदाय का उद्भव मुख्य रूप से पाटलिपुत्र में जो पहली जैन संगीति हुई थी और इसमें हो गया था। बाद में वल्लभी में दूसरी जैन संगीति के माध्यम से हुए मतभेदों और भौगोलिक परिस्थितियों मगध में पड़े अकाल के कारण हुआ, जहां स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले समूह ने वस्त्र धारण करने वाले श्वेत वस्त्र की प्रथा अपनाई और श्वेतांबर कहलाए। तो जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे वे श्वेतांबर कहलाए। इनके प्रमुख कौन थे? स्थूलभद्र थे। और जबकि जो भद्रबाहु हैं, इनके अनुयायी दिगंबर कहलाए, जो वस्त्र को धारण ही नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली बौद्ध संगीति में, पहली जैन संगीति में ही ये विभाजन हो गया था। कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो पाटलिपुत्र संगीति जो लगभग 300 ईसा पूर्व में हुई थी, मगध में 12 वर्षों के अकाल के कारण जैन संघ 2 भागों में बंट गया। स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले मगध के जैनों ने अकाल में कठोर नियमों से ढील देते हुए श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया, जिससे वे श्वेतांबर और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले दक्षिण भारतीय जैन जो हैं वो नग्न रहने वाले कहलाए और ये दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र वाली। अगला है क्यू वारंटो क्या है? देखो, आर्टिकल 32 से जो पूछ रहे हैं वो इसी तरह से पूछ रहे हैं। अभी परमादेश पूछा था, इंग्लिश में पूछते हैं मैंडमस क्या है। ठीक है। और आज क्यू वारंटो पूछा है। क्यू वारंटो का अर्थ होता है अधिकार परीक्षा। अब ये है क्या, आइए देख लेते हैं। क्यू वारंटो, जिसे हम अधिकार परीक्षा, एक रिट है जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है, जिसका अर्थ है किस अधिकार या फिर किस प्राधिकार से। यानी कि अगर आप किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए हैं तो किस अधिकार से बैठे हुए हैं आपको बताना पड़ेगा। यही क्यू वारंटो कहलाता है। ठीक है। तो सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण करने वालों को चुनौती देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह पद किस कानूनी अधिकार को संभाला है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है और क्यू वारंटो उनमें से एक है, जो किसी व्यक्ति को यह जांचने की अनुमति देता है कि वह सही में सार्वजनिक लोक सेवक है या फिर नहीं है। ठीक है भाई। चलो अगला, संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा गया है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, ये भी आपको अपने सिविक्स वाले पीडीएफ में मिल जाएगा। तो संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि यह अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए
न्यायालय जाने का अधिकार देता है। और यही सारी बातें इसमें बताई गई हैं। आगे बढ़ लेते हैं। मुख्य बिंदु देख लीजिए। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निहित है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू वाला पहले पूछा जा चुका है, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाला पूछ लिया। चलो मैथ रीजनिंग देख लीजिए। तो मैथ रीजनिंग में टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न आए थे, प्रॉफिट लॉस से 3 प्रश्न आए थे, 1 प्रश्न ट्रेन से आया था, टाइम स्पीड से 1 प्रश्न आया था कि कोई व्यक्ति ऐसे चलता है तो देरी से पहुंचता है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है, स्पीड बढ़ा दे तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसकी दूरी क्या है, ये वाला प्रश्न आया था। ठीक है, और एक प्रश्न इस तरह से आया था 5, 11, 23, 47, 95, 191, इसके आगे कौन सी संख्या आएगी। ऑर्डर रैंकिंग से 2 प्रश्न आए थे, एक प्रश्न आपका क्लॉक का पूछा गया था, एंगल निकालने वाला। बाकी न्याय निगमन से, डायरेक्शन से, मानसिक अभिरुचि से, इन्हीं जो है टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक रीजनिंग मैथ नहीं आ रहा है, मैथ के 3-4 प्रश्न ही आ रहे हैं और बहुत सिंपल लेवल के आ रहे हैं। चलो हिंदी देख लो। हिंदी में पूछा गया है कि स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा है, और 4 ऑप्शन दिए गए थे। कुबेर का पर्यायवाची पूछा गया था। विव्रत वर्ण क्या होते हैं, ये पूछा गया था। हिंदी के कौन कौन से भाग हैं, शब्द विभाग है, वाक्य विभाग है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न पूछा गया था। बाकी तत्सम तद्भव पूछे गए थे, तो ये आपका हिंदी से पूछा गया है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश के टॉपिक देख लीजिए। एंटोनिम से 2 प्रश्न आए हैं आज, वर्ब से 3 से 4 प्रश्न। इसीलिए जो हमने इंग्लिश वाली आपको पीडीएफ दी है, लगभग 300 प्रश्नों को कराया है उसमें, और इसमें हर प्रश्न के नीचे उसका हमने सॉल्यूशन बताया है। यानी कि आपके पास में नियम भी पहुंच गए हैं, क्वेश्चन पहुंच गए हैं, एमसीक्यू पहुंच गया है, वर्ब के नियम भी पहुंच गए हैं। अच्छे से पढ़ करके जाना। वर्ब के 4 प्रश्न आज आए हैं। ठीक है, नरेशन से 1, होमोनिम से 1 और वन वर्ड से भी 1 प्रश्न आपका पूछा गया है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से पूछा गया, देखो सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और विंडो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूछा है। मेमोरी से आए हैं, इंटरनेट से, साइबर सिक्योरिटी से। तो हमने लगभग 550 प्रश्न आपको दिए हैं कंप्यूटर वाले, उसको भी आप अच्छे से पीडीएफ को पढ़ करके जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये आज का एग्जाम एनालिसिस था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर व्हाट्सएप करके आपको अपने नोट्स ले लेने हैं। अच्छे नंबर लोगों के आ रहे हैं, जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं देखिए उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, 79, 80 इसके आसपास नंबर लोगों के आ रहे हैं जिन लोगों ने नोट्स लिए। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे आपकी अगली भर्ती आने वाली है, क्षेत्र रक्षक जेल पैरी की, उसकी भी हम तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।